सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ रहे थे गद्य खंड से अध्याय 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो पेचेंद्री पाल द्वारा रचित कहानी है। उनका वो जो एवरेस्ट यात्रा की थी उसका कुछ अंश यहाँ उन्होंने लिखा है, तो उसका एक पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे। कहानी का कुछ अंश हम लोग पढ़े हैं, शेष अंश आज दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले हम लोग जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, पहला हमारा कठिन शब्द है पृष्ठ संख्या 24 में अवसाद यानी निराशा या उदासी, सहज भाव यानी स्वाभाविक रूप, नेतृत्व यानी अगुवाई, अवगत यानी परिचित, चिन्हित यानी निशान दिया हुआ या अंकित किया हुआ, जायजा लेना, अनुमान लेना, अनियमित, बिना नियम के, कभी कभी अनिश्चित, जिसके बारे में कुछ निश्चित न हो, व्यर्थ यानी बेकार, अनुकूल यानी अच्छी या रुचिकर, भौचक्की यानी हैरान, अव्यवस्थित, टेढ़ा मेढ़ा या बिना किसी व्यवस्था के, तत्काल यानी तुरंत। अब पृष्ठ नंबर 25 में देखेंगे आप कठिन शब्द और रेखांकित करेंगे। हिमविदर, बर्फ में दरार पड़ना, प्रवास, बाहर यात्रा करना, आरोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, अस्थायी, जो स्थिर न हो, आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी, अभियांत्रिकी, तकनीकी, वाकी टाकी, वह रेडियोनुमा यंत्र जिस पर चलते चलते बात की जा सकती है, अंततः, आखिरकार, नौसिखिया यानी नया नया या अनजान या अनाड़ी, प्रयास यानी कोशिश, ढलान यानी नीचे की ओर जाता हुआ रास्ता। तो ये हमारा कठिन शब्द है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 24 और 25 को आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरह से कुछ सिरपा कुलियों बर्फ़ गिरता है और बर्फ़ का बड़ा सा पुंज गिरता है, प्लूम, और उसमें एक सिरपा कुली की मृत्यु हो जाती है और कुल थे 16 सिरपा कुली थे, जिसमें से कुछ घायल हो जाते हैं और एक की मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखेंगे, इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी की सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। कहते हैं कर्नल खुल्लर कि इतने बड़े अभियान में तो ऐसे ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मृत्यु को भी बड़े ही सहजता से हमें स्वीकार करना पड़ता है। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौटा है। जो उपनेता थे, अग्रिम दल का आगे वाले दल का अगुवाई कर रहे थे, वे 26 मार्च को पेरिस लौटा है। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति में से हमें अवगत कराया। वो क्या किए कि सबसे पहले वो खुम्बू, जगह का नाम है, खुम्बू हिमपात की स्थिति से उन्हें अवगत कराया, उन्हें रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। क्या बताया उन्होंने कि कैंप 1 का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है, ताकि आने जाने में जो भी ये टीम जा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सारे जो भी परेशानियाँ थी उनका मुआयना कर लिया गया है और रास्ते को चिन्हित कर दिया गया है। कैसे चिन्हित किया गया है? तो रस्सी बांधकर उसमें झंडी लगा दिया गया था, ताकि जो भी दल जा रहे हैं वे लोग इसी रास्ता से जाएं, उन्हें रास्ते पर कोई कठिनाई ना हो। इस कारण रास्ते को साफ करके और उन्हें चिन्हित कर दिया गया था। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। क्या उन्होंने ये भी अवगत कराया उन लोगों से, ग्लेशियर बर्फ़ की नदी जो है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है, बर्फ़ अभी वहाँ गिर रहा है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने
का काम दोबारा करना पड़ सकता है। फिर उन्होंने कहा कि इतना बर्फ़बारी हो रहा है, बर्फ़ गिर रहा है कि शायद हम लोग जो अब तक रास्ते को सफाई करके और मार्ग को चिन्हित किया है वो सारा काम शायद बेकार हो जाए, व्यर्थ हो जाए, क्योंकि फिर से वहाँ बर्फ़ गिर जाए और रास्ता जो है बंद हो जाए। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। कहती हैं लेखिका कि अभी बेस कैंप में वो लोग पहुँचे भी नहीं थे तब तक उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिलती है। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जलवायु जो है वहाँ का अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, वह उनके अनुरूप नहीं था, जिसके कारण एक रसोई सहायक जो उन लोग के साथ में गया था उसकी मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। लेखिका कहती हैं यह तो निश्चित था, तय था कि हम लोग जिस स्थिति में चल रहे थे वह संतोषपूर्ण स्थिति नहीं था। बेस कैंप में पहुंचने से पहले नहीं था। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। लेखिका कहती हैं कि इससे पहले उन्होंने एवरेस्ट को 2 बार देखा था, लेकिन वह करीब से नहीं देखी थी। क्या कहते हैं, क्या है पंक्ति आगे, लेकिन एक दूरी से। लेखिका कहती हैं वो तो देखी थी 2 बार, लेकिन कुछ दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। लेखिका कहती है कि बेस कैंप पहुंचने पर ही उन्होंने एवरेस्ट को थोड़ी अच्छी तरह से देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी हो गई। लेखिका कहती वह आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़ी हो गई। एवरेस्ट, लोहत्सो और रुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। वहाँ खड़ी होकर लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट, लोहत्सो और नुत्सो की ऊंचाइयों को बड़े ही ध्यान से वह देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों की अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। क्या था, बर्फ़ के टुकड़ों को अव्यवस्थित रूप से गिरना था। वह किस तरह से अव्यवस्थित रूप से नीचे गिर रहे थे। रास्ते को वो रास्ते जो साफ़ किया गया था वो भर रहा था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है। क्या बताया, लेखिका कहती हैं कि उन्हें यह भी जानकारी दी गई कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर जो है क्या होता है, बर्फ़ में हलचल मच जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं। जिससे क्या होता था कि बड़ी बड़ी चट्टान जो थी, बर्फ़ की चट्टानें, वह तुरंत गिर जाती थी बर्फ़ में हलचल होने के कारण, ग्लेशियर में हलचल होने के कारण, और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। और भी बहुत सारे कारण थे खतरनाक स्थिति धारण करने के। सीधे धरातल पर देखेंगे आगे, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। लेखिका कहती हैं सिर्फ हिमविदर में बदल जाना ही ये बहुत बड़ी डरावनी बात थी। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन उन आरोहियों को और कुलियों को जो हिमपात हो रहे थे उन्हें भी परेशान कर सकते थे। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। दूसरे दिन क्या कहती हैं लेखिका कि हिमपात के रास्ते वो जो भी उनका सामान था उन्हें ले गए। अधिकांश सामान को वो लेकर जा चुकी थी आधे रास्ते तक। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम के सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने इन सारे लोगों को ये प्रशिक्षण दी कि एल्युमिनियम की सीढ़ी को कैसे बनाया जाता है, अस्थायी पुल कैसे बनाया जाता है, और इन सारे और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर किस तरह से रस्सियों को बांधना होता है, ये सारी प्रशिक्षण डॉक्टर मीनू मेहता ने दी। अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें और तकनीकी कार्यों के बारे में भी उन्हें विस्तृत रूप से जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरे दिन क्या था, हिमपात से कैंप 1 तक
सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करना था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। लेखिका कहती हैं रीता गोम्बू जो उनके साथ गई थी और लेखिका साथ साथ चल रही थी। हमारे पास एक वाकी टाकी था। वाकी टाकी जैसा कि मैं बताई, चलते चलते उससे बात किया जाता है, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। बाकी आधे रास्ते से ही वापस चली गई थी या अभी पीछे थी। अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। लेखिका कहती हैं कि उन लोगों ने वो संतोषजनक चढ़ाई कर चुकी थी और जो भी खबर मिली वह काफ़ी संतोषजनक बातें थीं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आया। लेखिका कहती हैं जब वह बेस कैंप में थी, जो तेंजिंग हैं वो अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। तो तेंजिंग ने क्या किया, इस पर विशेष बल दिया कि जो भी लोग वहाँ हैं उनसे बात की जाए। और जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। अब लेखिका की बारी आई कि उनसे तेंजिंग की बात हो, तो उन्होंने तेंजिंग को अपने बारे में बिल्कुल नौसिखिया नए अनाड़ी के रूप में पेश किया। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। और लेखिका क्या बताती है कि अब एवरेस्ट की चढ़ाई जो है उनके लिए पहला अनुभव है, वो पहली बार चढ़ रही हैं। तो तेंजिंग हंसते हुए कहते हैं कि उनके लिए भी यह पहला बार ही चढ़ना है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। क्या कहते हैं तेंजिंग लेखिका के कंधे पर उनकी साहस को बढ़ाते हुए कहते हैं, उनके मनोबल को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था। तेंजिंग क्या कहते हैं, तुम जितनी दृढ़ लड़की हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में एवरेस्ट पर पहुंच जाना चाहिए था। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। लेखिका क्या कहती हैं कि 15-16 मई को 1984 को वे बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोहसे के बर्फीली सीधी ढलान पर वे पहुंच गई थी और तंबू के कैंप 3 में वे थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। कैंप में लेखिका कहती हैं कि उनके अलावा 10 और लोग थे। लोपसांग तसारिंग मेरे तंबू में थे। क्या बताती हैं, उनके तंबू में उनके अलावा लोपसांग और तसारिंग थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। जो सामान ढोने वाले शेरपा कुली थे वो दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। लेखिका कहती है कि 12:30 बजे की रात की बात है कि उनके सिर से कोई बहुत कठोर चीज़ के टकराने का एहसास हुआ और उनकी नींद अचानक से खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ और सख्त चीज़ टकराने के साथ साथ एक ज़ोरदार बड़े तेज की धमाका हुई आवाज़ हुई। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो क्या था, एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा जो टूट कर गिरा था। जो लेखिका उस तंबू में जो लोग भी सोए थे उनके शरीर से होता हुआ उन्हें कुचलता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। लेखिका उस चीज़ को अनुभव कर रही थी। तो आज दूसरे पार्ट में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। शेष अंश को आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे।